19 जनवरी 1990 की वो तारीख जब कश्मीर घाटी में ब्लैक आउट हुआ। ब्लैक आउट मतलब अंधेरा किया गया, जहां मस्जिदों को छोड़कर सभी घरों व सभी जगहों की लाइटें काट दी गई और मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से आवाज आने लगी कि सभी कश्मीरी हिंदू व पंडित कश्मीर घाटी छोड़ दे या मुस्लिम धर्म अपना ले या मारे जाओ। आगे यह भी कहा गया कि अगर कश्मीर घाटी छोड़ना है तो अपने घरों की महिलाओं को यही छोड़ जाओ। यह आवाज़ सुनने के बाद कश्मीरी पंडित दहशत में आ गए। आप सोचो, अगर कि आप जहां रह रहे हो, जहां आपका निवास स्थान है, जहां आप नौकरी कर रहे हैं या अपनी पूरी जिंदगी की कमाई घर बनाने में, ज़मीन खरीदने में, वो व्यापार करने में पूरा पैसा लगा दिया हो, आपकी जन्मभूमि हो, कोई आकर अगर आपसे कहने लगेगा कि यहाँ से तुम चले जाओ, यह गांव, घर, शहर छोड़ दो, तो सोचो कैसा महसूस होगा। यही हाल उन कश्मीरी पंडितों के साथ होने लगा। इसके बाद लोगों का पलायन शुरू हो गया। कश्मीर घाटी छोड़कर कश्मीरी पंडित जाने लगे। जिसने आवाज़ें उठाई उन्हें गोली मार दी गई। किसी ने अपना धर्म ही बदल लिया। जिस कश्मीर घाटी में कभी 100% हिंदू थे, वहाँ मात्र 2% शेष बचे हुए हैं। कश्मीर घाटी में 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों की मदद के लिए ना तो कोई पुलिस, ना कोई प्रशासन, ना कोई नेता, ना ही कोई मानवाधिकार, ना ही कोई सोसाइटी के लोग, किसी ने मदद नहीं की। हत्या, मारपीट, सामूहिक बलात्कार, घर जलाना, मंदिरों को ध्वस्त करना सब शुरू हो गया। यहाँ तक कि एक कश्मीरी हिंदू अध्यापिका का सामूहिक बलात्कार कर उसके शरीर को आरी मशीन से 2 टुकड़ों में चीर दिया गया। फिर भी वह अभी जीवित थी। सोचो कितना अत्याचार किया गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद कश्मीर के किसी भी बड़े नेताओं ने न्याय दिलाने की बात नहीं की। उस समय के राज्यपाल जगमोहन ने बताया कि मैं राजभवन में बिताई पहली रात को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं बिस्तर पर लेटा था, तभी हमारे बगल में दोनों फ़ोन की घंटियां बजने लगी और फ़ोन उठाया तो डरी हुई आवाज़ें आने लगी। एक आवाज़ ने कहा कि आज की रात हमारी आखिरी रात होगी। दूसरी आवाज़ ने कहा कि सुबह होने तक हम सभी कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तीसरी आवाज़ ने कहा कि आज रात हमें बचाने के लिए हवाई जहाज नहीं भेजे तो सुबह आपको हमारी लाशें मिलेगी। यह सभी डरावनी बातें सुनकर राज्यपाल का भी होश उड़ गया। उस पूरी रात सो नहीं पाए थे। माहौल बन गया था। कश्मीर घाटी में जहां 1,40,000 या उससे ज़्यादा पंडितों की आबादी थी, 1990 के दशक में 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने कश्मीर घाटी छोड़ दी। इतना भय का माहौल बन गया था। आज हम इसी घटना को विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर यह क्यों हुआ, इसका जिम्मेदार कौन था, क्यों इन कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी के मूल निवासी हिंदू हैं। वे भारत के बड़े हिंदू सारस्वत ब्राह्मण समुदाय का हिस्सा हैं, जो सरस्वती नदी के किनारे रहने वालों के वंशज माने जाते हैं। भगवान परशुराम भी सारस्वत ब्राह्मण ही थे। सारस्वत ब्राह्मण पंडित का कार्य करते हैं। मध्यकाल में इस्लाम आने के बाद इन्हीं लोगों ने जमकर इस्लाम धर्म भी अपनाया। पंडित ब्राह्मणों में से एक विद्वान माने जाते हैं। इनका काम शिक्षा देना होता है। इनकी आबादी कश्मीर घाटी में 500 से 600 साल पहले 100% पंडित थी, जिनकी संख्या आज 2% तक सीमित हो गई है। कश्मीरी हिंसा की शुरुआत के कई आरोप लगते हैं। कोई कहता है 1983 में जब फारूक अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त कर गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री बनाया गया। गुलाम मोहम्मद शाह जो फारूक अब्दुल्ला के जीजा थे, जो फारूक अब्दुल्ला के विधायक को तोड़कर छल से सीएम बन गए थे। कोई कहता है 1989 में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी
रुबैया के अपहरण के कारण शुरू हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा आरोप लगता है कि 1987 में हुए विधानसभा चुनाव में धांधली होने का कारण। तो चलिए देखते हैं, 1987 के चुनाव से शुरू करते हैं। इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1 जुलाई सन 1984 को गुलाम मोहम्मद शाह, जो फारूक अब्दुल्ला के जीजा थे, उन्होंने राज्यपाल जगमोहन को बताया कि मुझे 12 लोगों का समर्थन है। इसके बाद 2 जुलाई 1984 को जगमोहन मल्होत्रा ने फारूक अब्दुल्ला, जो उस समय के सीएम थे, उनको राजभवन बुलाया और 250 शब्दों की एक चिट्ठी सौंपते हुए कहा कि आपने विधानसभा में बहुमत खो दिया है और आपके विधायक आपसे नाराज चल रहे हैं, जिस कारण मैं आपको राज्य का मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करता हूं और आपको बहुमत साबित करना पड़ेगा। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला की नज़र अपने बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह पर पड़ी। फारूक अब्दुल्ला गुस्से से लाल हो गए और अपने बहनोई यानी जीजा की तरफ इशारा करते हुए राज्यपाल से कहा, जो आपको सही लगे करो, लेकिन इस आदमी को मुख्यमंत्री मत बनने देना। लेकिन इसके बाद गुलाम मोहम्मद शाह ने कहा कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला के 12 विधायकों का समर्थन मुझे मिल रहा है, व इसके साथ इंदिरा गांधी कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। इसके तुरंत बाद 2 जुलाई को ही कांग्रेस के सहयोग के साथ गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। गुलाम मोहम्मद शाह, जिनके पास लोगों का जनादेश नहीं था, तो वो धार्मिक भावनाओं के माध्यम से जनादेश हासिल करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जम्मू में नए सिविल सचिवालय क्षेत्र के एक प्राचीन हिंदू मंदिर के परिसर में एक मस्जिद का निर्माण करने का फैसला किया, जिससे मुस्लिम कर्मचारियों को नमाज के लिए उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन जम्मू के हिंदू लोग इस फैसले के विरोध में सड़कों पर उतर गए, जिस कारण हिंदू मुस्लिम भीषण संघर्ष हुआ और दंगे हुए। इसके बाद सीएम गुलाम मोहम्मद शाह ने कश्मीर घाटी के मुसलमानों को यह कहकर भड़काया कि इस्लाम खतरे में है। इसके बाद कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी हिंदुओं और पंडितों को मारना, हत्या करना, संपत्तियों को लूटना व मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। और इस दंगा को रोकने में विफल होने के कारण 12 मार्च 1986 को गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया। लेकिन कश्मीर घाटी हिंदू मुस्लिम संघर्ष शुरू हो गया था। इसके बाद 1987 में विधानसभा का चुनाव होता है, जिस चुनाव में कांग्रेस राजीव गांधी व फारूक अब्दुल्ला राज्य चुनाव में गठबंधन करने का फैसला किया और यह तय किया कि सत्ता में 60% नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला व 40% कांग्रेस की भागीदारी होगी। दूसरी तरफ विपक्ष में पार्टियां मौलवी अब्बास अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम राजनीतिक दलों ने मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF के झंडे तले चुनाव लड़ा। इस चुनाव में लोगों ने जमकर मतदान किया। इसके बाद चुनाव के परिणामों की गिनती शुरू होती है और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के उम्मीदवारों ने 15 से 20 सीटों पर बढ़त बनाई, तो फारूक अब्दुल्ला व कांग्रेस के होश उड़ गए। इसके बाद गिनती के दौरान ही मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के बहुत से कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और इस चुनाव में श्रीनगर के अमीरा कदल चुनाव क्षेत्र पर सभी की नज़रें लगी हुई थी, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम मोहम्मद शाह के भाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के उम्मीदवार सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह चुनाव लड़ रहे थे। मोहम्मद यूसुफ शाह, जो आगे चलकर अपना नाम बदलकर सैयद सलालुद्दीन रख लिया और हिजबुल मुजाहिदीन नाम का आतंकवादी संगठन बनाया, जिसका मकसद था जम्मू कश्मीर में भय व आतंक का माहौल बनाकर कश्मीर को भारत से अलग कर पाकिस्तान में मिलाना, क्योंकि यह संगठन पाकिस्तान की मदद से ही बना था। वह हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा जहर उगलता है, जबकि उसकी पत्नी हिंदुस्तान में ही रहती हैं। उसके 5 बेटे हैं जो सारे अच्छी नौकरी करते हैं।
वोटों की गिनती शुरू हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन जब पिछड़ने लगे तो वो बीच में ही वोटों की गिनती के दौरान वहां से उठकर अपने घर चले गए थे, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें घर से वापस बुलाकर विजयी घोषित कर दिया। इस चुनाव में यूसुफ शाह हार गया, जिन्हें शुरू के रुझानों में कहा गया कि शाह भारी मतों से जीत रहे हैं, और घाटी में यह प्रक्रिया अधिकतर क्षेत्रों में दोहराई गई, ऐसा आरोप लगाया गया MUF द्वारा। यूसुफ शाह के चुनाव हारते ही युवा विरोध में सड़कों पर आ गए और इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस ने मिलकर कुल 75 में से 66 सीटें जीती, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 व कांग्रेस ने 26 सीटें जीती, जबकि मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट MUF को 4 व BJP को 2 सीटें जीत में मिली और फारूक अब्दुल्ला CM पद की शपथ लेते हैं और सरकार चलाने लगते हैं। इस चुनाव में जमकर धांधली व बूथ कैप्चरिंग हुई, ऐसा आरोप लगाया गया MUF द्वारा, लेकिन पुलिस ने किसी भी शिकायत को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद MUF के लोगों ने स्थानीय लोगों को भड़काने लगे कि इस्लाम खतरे में है। इसके बाद यूसुफ शाह व उसके चुनावी एजेंट यासीन मलिक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 1987 के अंत महीनों तक बिना किसी आरोप, अदालत में पेशी या मुकदमे के जेल में रखा गया। और जब इन दोनों को जेल से रिहा किया गया, इसके बाद इन लोगों ने सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा दिया और फिर घाटी में माहौल बिगड़ता गया और उग्रवाद बढ़ने लगा और फिर कश्मीर के युवा पाकिस्तान जाने लगे और वहां से आतंकवादी बनकर लौटने लगे और हाथों में हथियार उठा लिए। जेल से रिहा होने के बाद यासीन मलिक पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर चला गया और फिर हामिद शेख अशफाक वानी व जावेद अहमद मीर के साथ मिलकर JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट उग्रवादी समूह बनाया, जिसे हाजी समूह कहा जाता है, जिसका लक्ष्य था कश्मीर को भारत व पाकिस्तान दोनों से अलग कर एक स्वतंत्र घोषित करना। और उसी समय पंडितों कश्मीर छोड़ो का नारा दिया, जिसकी कीमत बेगुनाह पंडितों व भारतीय समर्थक मुसलमानों को चुकाना पड़ा। भारत समर्थक मुस्लिम नेताओं की भी हत्या हुई। पहली ही हत्या मोहम्मद यूसुफ हलवाई की हुई, क्योंकि यह भारत समर्थक था, और फिर भारतीय सुरक्षा बलों के साथ गुरिल्ला युद्ध छेड़ा और फिर पहली बार 14 सितंबर 1989 को BJP के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और वकील पंडित तिलक लाल तपलू की JKLF ने हत्या कर दी, जिसके कारण कश्मीरी हिंदुओं में डर पैदा हो गया। खास बात यह रही कि तपलू के हत्यारे कभी पकड़े नहीं गए, जिससे आतंकवादियों का हौसला बढ़ गया और हिंदुओं को लगा कि वो घाटी में सुरक्षित नहीं है। इसके बाद 4 नवंबर 1989 को न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू, जिसने जज के तौर पर 1966 में हुए एक पुलिस अधिकारी की हत्या के मामले में एक आतंकवादी मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी, उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई। हत्या के 2 घंटे तक गंजू की लाश को किसी ने छुआ तक नहीं, आतंकवादियों के दहशत के कारण। इस घटना के कारण कश्मीरी पंडितों के पलायन की शुरुआत हो गई। इसके बाद भारतीय गृह मंत्री की बेटी रूबिया सईद 23 वर्षीय, जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, जिसका अपहरण 8 दिसंबर 1989 को JKLF के आतंकवादियों ने कर लिया। इसके बाद गृह मंत्री मोहम्मद सईद ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य सरकार उनकी बेटी के रिहाई के बदले 5 चरमपंथी खूंखार आतंकवादियों को छोड़ दे, लेकिन CM फारूक अब्दुल्ला इस पर राजी नहीं हुए। लेकिन गृह मंत्री मोहम्मद सईद ने अभी 1 हफ्ता पूर्व में ही 2 दिसंबर 1989 को सत्ता संभाले प्रधानमंत्री VP सिंह पर दबाव बनाकर 5 खूंखार आतंकवादियों के छोड़ने पर समझौता कर लिया और आतंकवादियों के सामने घुटने टेक दिया और 13 दिसंबर 1989 को 5 आतंकवादियों को रिहा किया गया। इसके साथ रुबैया को भी आतंकवादियों ने छोड़ दिया। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने इसका विरोध किया था
और कहा था कि अगर आतंकवादियों के आगे झुके तो इसी तरह इन लोगों को बढ़ावा मिलेगा और ये कांड करते रहेंगे, और यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। 1999 में मसूद अजहर को इसी प्रकार छोड़ा गया। तो इन 5 आतंकवादियों को छोड़ने के बाद जनता ने उनके छोड़े जाने का अर्थ लगाया कि वर्तमान सरकार बहुत कमज़ोर है और उसमें उनकी हिफाजत करने की ताकत नहीं है। और फिर चुनाव में धांधली के बाद, रुबैया अपहरण कांड के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि घाटी में हालात बेकाबू हो गया। घाटी में कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर नरसंहार होने लगा। खुलेआम इनका धर्म परिवर्तन किया जाने लगा व फिर इन्हें घाटी छोड़ने व मारने पर मजबूर किया जाने लगा। 4 जनवरी 1990 को एक समाचार पत्र आफ्ताब ने यह संदेश जारी किया कि सभी हिंदुओं को तुरंत कश्मीर छोड़ना है, जिसके कारण कश्मीरी पंडितों अपना घर, बाग बगीचा, नौकरी, सारी संपत्तियां, सारा सामान छोड़कर घाटी से जाने लगे और इनके घरों व बाग बगीचों पर कश्मीरी मुसलमान कब्जा करने लगे। इसके बाद जब हालात सुधरते नहीं देखा गया तो भारत के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी फारूक अब्दुल्ला को कमज़ोर करने के लिए प्रधानमंत्री वीपी सिंह को जगमोहन को राज्यपाल बनाने के लिए मना लिया, जिस जगमोहन ने 1984 में फारूक अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त किया था। अब फारूक अब्दुल्ला ने यह कह दिया कि अगर जगमोहन को राज्यपाल बनाया गया तो मैं अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इस धमकी का कुछ असर नहीं हुआ और 18 जनवरी को जगमोहन को राज्यपाल बनाने की घोषणा कर दी गई। इसके जवाब में फारूक अब्दुल्ला ने इसका विरोध किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। फिर 19 जनवरी 1990 को जगमोहन को राज्य का राज्यपाल पद की शपथ दिला दी गई। इसके बाद हालात और बेकाबू हो गया और फिर 19 जनवरी की रात मस्जिदों से ऐलान होने लगा कि कश्मीरी पंडित या तो इस्लाम कबूल करो या फिर घाटी छोड़ दो या मरो। इसके बाद मुसलमानों के घरों व कार्यालयों को हरे रंग से संकेत के रूप में रंग दिया गया ताकि पहचान हो सके कि यह घर मुसलमान का है। इसको छोड़ दिया जाए। बाकी हिंदुओं के घरों व दरवाजों पर धमकी भरे पोस्टर चिपका दिए गए, जिसमें उन्हें तुरंत कश्मीर छोड़ने को कहा गया और मस्जिदों से विभाजनकारी व भड़काऊ संदेश दिया जाने लगा, जिसमें कश्मीरी हिंदुओं के सफाई की बात कही जा रही थी। इसके बाद खुलेआम बलात्कार, हत्या का दौर शुरू हो गया। राज्यपाल जगमोहन ने एक इंटरव्यू में कुछ दिन बाद बताया कि राज्यपाल की शपथ लेने के बाद राजभवन की पहली रात मुझे आज भी याद है कि मैं बिस्तर पर सोने ही जा रहा था कि अचानक मेरे दोनों तरफ फ़ोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई। एक आवाज़ यह कह रही थी कि आज की रात हमारी आखिरी रात होगी। दूसरी आवाज़ यह कह रही थी कि सुबह होने तक हम सभी कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दी जाएगी। तीसरी आवाज़ ने कहा कि अगर आपने आज रात हमें बचाने के लिए हवाई जहाज नहीं भेजे तो सुबह आपको हमारी लाशें मिलेगी। इसी बीच मेरे पास दिल्ली से अतिरिक्त गृह सचिव का फ़ोन आया कि हमारे पास श्रीनगर से कश्मीरी पंडितों के फ़ोन आ रहे हैं कि श्रीनगर में कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मैंने उन सभी को आश्वस्त किया है कि मैं एक्शन लेने जा रहा हूं। यह बात जगमोहन ने बताई थी कुछ दिन बाद। और 20 जनवरी 1990 से कश्मीरी पंडितों का पलायन बहुत तेज़ी से शुरू हो गया। आगे बताते हैं कि पलायन के दौरान, घाटी छोड़ने के दौरान रास्ते में उनके साथ मारपीट, हत्या, बदसलूकी की गई। इसके बाद जब हालात ज़्यादा बिगड़ने लगा तो सेना को बुलाना पड़ा। सेना एक्शन में आती है और आतंकवादियों व पाकिस्तान समर्थक लोगों की तलाश करती हैं, जिसमें 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया व लोगों को पीटा गया। महिलाओं ने छेड़खानी का भी आरोप सेना पर लगाया। गिरफ्तारी व छेड़खानी की खबरें सुनकर
लोगों ने विरोध व जुलूस निकालना शुरू कर दिया। भारत विरोधी नारे लगाने लगे। यहाँ तक कि कश्मीरी पंडितों को इस जुलूस में आगे कर पाकिस्तान विरोधी नारे लगवाए गए व पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने गोलियां चला दी, जिसमें 50 से 100 लोगों की जानें चली गई। इस घटना को गावक दल नरसंहार कहा जाता है। इस घटना के बाद कश्मीरी पंडितों व मुसलमानों के बीच और दरारें पड़ गई और लोग नारे और बंदूक लिए भीड़ सड़कों पर घूमने लगी। फिर 25 जनवरी को वायुसेना के 4 जवानों को JKLF आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके नेता यासीन मलिक थे। पंडितों का पलायन व हिंसा का दौर चलता रहा। पत्रकारों को भी चुन चुन कर मारने लगे, जिसने घाटी की खबरें को घाटी से बाहर चलाई। इसके बाद 13 फरवरी 1990 को दूरदर्शन निदेशक लस्सा कौल की हत्या कर दी गई। इसके बाद 7 मार्च को जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को घाटी में रुक जाने की अपील की, लेकिन अपील के बाद भी पलायन नहीं रुका, क्योंकि सरकार पर भरोसा पंडितों को नहीं रह गया था। फिर 4 जून को एक कश्मीरी हिंदू शिक्षिका गिरजा गंजू या सरला भट्ट, जिनका अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया गया और लकड़ी चीरने की आरा मशीन से जिंदा ही उसे चीर दिया गया। इससे सैकड़ों हत्या हुए, लेकिन आज तक इन सबको न्याय नहीं मिला। उस समय केंद्र में VP सिंह की सरकार थी, जिसे 80 सांसदों वाली BJP का समर्थन था। इतना सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं किया। घाटी में उस समय हालात इतने खराब थे कि अस्पतालों में भी इनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। सड़क से लेकर स्कूल कॉलेज तक शारीरिक व मानसिक व सांस्कृतिक प्रताड़ना होने लगी। घाटी छोड़ने के दौरान औरतें अपने गहने व सामान औने पौने दाम में बेच दिया। कश्मीरी पंडित अपना घर व सारी संपत्ति छोड़कर, लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़कर जम्मू के शरणार्थी शिविरों में रहने लगे। सोचे कि कुछ दिन तक माहौल खराब रहेगा, फिर घर वापसी हो जाएगी। कश्मीरी पंडित जो कि ठंड बर्फ वाले इलाके में रहते थे, जब इन्होंने बर्फ से निकलकर गर्म इलाके में पहुंचे, जहां 40% या उससे ज़्यादा तापमान था, इस गर्मी को सहन नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण 400 से 500 लोग लू लगने के कारण मारे गए। 24 लोग नदी किनारे डूबने से मर गए, जो नदी किनारे रहते थे। कुछ लोग सांप बिच्छुओं के काटने से मर गए। मानसिक तनाव के मरीज बढ़ने लगे और आत्महत्या करने लगे। ऐसे ही घटनाएं हमेशा होती रही। ऐसे ही 26 जनवरी 1998 को वंडहामा में 24 व 2003 में नदी मार्ग गांव में 23 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया। कई मीडिया व कई विद्वानों के मुताबिक जिस कश्मीर घाटी में 1,40,000 या इससे ज़्यादा कश्मीरी पंडितों की आबादी थी, 1990 के दशक में 1 लाख या इससे ज़्यादा लोगों ने कश्मीर घाटी छोड़ दी। कुछ समय पहले एक मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि कश्मीर घाटी में सिर्फ 2 से 3 हज़ार ही हिंदू शेष रह रहे हैं। 30 साल से ज़्यादा का वक्त बीत गया, आज भी कश्मीरी पंडित अपने देश में शरणार्थी बनकर कैंप में रह रहे हैं। उन्हें आज भी इंतजार है अपने घर वापसी की। कश्मीरी घाटी के पंडित जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया, आज भी अपना टाइटल पंडित ही लगाते हैं, भले ही धर्म बदल लिया हो। कश्मीरी पंडित आज भी अपना दर्द बयां करते हैं और कहते हैं कि पलायन के समय ट्रकों में भरकर ठूंस कर ले जाया गया, जहां कोई भी सरकार ने सुविधा नहीं की थी। रास्ते में जहां रुके वहां हम लोगों के साथ हिंदुओं ने भी गलत तरीका अपनाया, जहां खाना पानी के लिए रुके थे। पहले कश्मीर की संस्कृति ऐसी थी कि जितना हिंदू व मुसलमान एक साथ रहे, जिन लोगों को खाना खिलाया, शिक्षा दी, जिनका सब कुछ कश्मीरी पंडितों पर निर्भर था, जितना भाईचारा व प्रेम रहा,
उतना शायद ही पूरे हिंदुस्तान में कहीं रहा हो। लेकिन कश्मीरी पंडितों को क्या पता था कि जिनके साथ हम रह रहे हैं हमारे साथ ऐसी गद्दारी करेंगे। ऐसा नहीं था कि सारे मुसलमान गलत थे, लेकिन मुसलमान डर के मारे भी साथ नहीं दिए, क्योंकि उन साथ देने वालों को भी मार दिया गया। इसके बाद कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ मदद को आए भारतीय राजनीतिक दल। इन कश्मीरी पंडितों को 2008 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने पीएम राहत पैकेज की घोषणा की, जिसके तहत घर मरम्मत के लिए 7.5 लाख रुपए व विस्थापितों को बसाने के लिए 3000 लोगों को नौकरी व प्रति परिवार 13,000 रुपये तक पैसे देने का प्रावधान था। ऐसे ही घोषणा 2016 में मोदी सरकार ने की, जिसमें 3000 सरकारी नौकरी का प्रावधान था। कश्मीरी पंडितों के लिए बाल ठाकरे ने भी कदम उठाया, जिसमें कश्मीरी पंडितों के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटें आरक्षित करवाई। 30 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडित अपना दर्द बयां करते हैं और कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुई किसी भी केस में आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सैकड़े मामले में तो पुलिस ने FIR तक नहीं किया। कश्मीर के बड़े बड़े नेताओं ने कभी भी न्याय दिलाने की बात नहीं की। ना तो कोई न्यायिक आयोग, ना कोई SIT, ना कोई साधारण कोई जांच तक नहीं बैठी। कश्मीरी पंडितों का आज भी न्याय का इंतजार है। लेकिन भारतीय राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगा है। कोई कांग्रेस को दोषी बताता है तो कोई कहता है कि जब घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हो रहा था तब केंद्र में BJP समर्थक सरकार थी, तब इन्होंने इस पर क्यों नहीं कुछ किया। इसी पर एक फिल्म बनी द कश्मीर फाइल्स। इसको लेकर कश्मीरी पंडित संगठन के अध्यक्ष सतीश मालदार कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म में बहुत कुछ छिपाया गया है। सतीश कहते हैं जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ उस समय BJP की समर्थन वाली केंद्र में सरकार थी और अब करीब 8 साल से केंद्र में BJP की सरकार है। लेकिन पलायन कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम आज भी इसकी गुहार सरकार से लगा रहे हैं, जो कि इस फिल्म में कहीं दिखाया गया नहीं है। कश्मीर में 808 पंडितों का परिवार जो कश्मीर छोड़कर कभी नहीं गया, वो किस तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी बीत रही है, इसे भी नहीं दिखाया गया है इस फिल्म में। इसके आगे और भी कहते हैं कि 3 दशक बीत गया, जो भी सरकारें आई वो एक एजेंडे पर चली। वो एजेंडा है पूरे भारत में मुद्दा चलाओ, लेकिन इन्हें बसाओ मत। आगे और कहते हैं BJP ने प्रचार कर दिया कि कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, लेकिन पिछले 8 सालों से ज़्यादा केंद्र में सरकार है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस ने भी खूब वादे किए, लेकिन कुछ खास नहीं किया। हाँ, इतना जरूर किया कि विस्थापितों के लिए पक्के कैंप बनवा दिए और PM पैकेज लेकर आई। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस घटना का मुख्य जिम्मेदार भारतीय राजनीति ही है।